ट्विटर पे क्वेश्चन था। अगर वो कहते हैं कि क्वेश्चन कहा था, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करो। ट्विटर वाला सोनू राज नाम का लड़का जो है ट्विटर पे डाला, अब वो डिलीट कर चुका है। ये 13 दिसंबर को ही डाउनलोड किए हम लोग। उस समय लिंक भी था हमारे पास, अभी लिंक नहीं है। उन्होंने बीपीएससी नेटवर्क, नीतीश कुमार, यादव तेजस्वी और नरेंद्र मोदी को टैग करते हुए ये लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा एग्जाम सेंटर बापू परीक्षा परिसर मिसमैनेजमेंट का शिकार हुआ। एग्जाम पेपर कहीं से भी गया, परीक्षा शुरू होने और परीक्षा अंत होने के बीच में अगर पेपर डिजिटल या फिजिकल या किसी फॉर्म में बाहर जाती है, सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से वो पेपर लीक माना जाता है। इसका जांच कराए, डिजिटल फुटप्रिंट इसका सरकार निकाले कि क्या सही है क्या गलत है। ईओयू को बच्चों ने 8 बज के शाम जब एग्जाम खत्म हो गया, घर आ रहे होंगे, तो ईओयू को बच्चों ने भेजा, वही 1 बजे वाला, यानी एक बच्चा नहीं अलग बच्चा ये भेजा है। उसमें ईओयू धमका रही है। क्या मतलब है? अगर आपको कोई भेजा तो आप जांच करेंगे। यहाँ पे ईओयू लिखती है कृपया अपना नेम, एड्रेस और आधार कार्ड की कॉपी भी उपलब्ध कराएं। क्यों भाई? आपको अगर गया है तो आप जांच करें। आप उसको प्रताड़ित करने के लिए आप ये मांग रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि महोदय, केवल एक ही परीक्षा पे, एक ही केंद्र पे ऐसा नहीं हुआ। बापू सभागार जो है एक मतलब भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी बन के उभरा, जो कि पूरा का पूरा चीज चला, और बाकी परीक्षा मतलब सेंट्रलाइज नहीं हुआ। जितनी भी मीडिया हुई सारी कवरेज बापू परीक्षा परिसर को मिली। बच्चों ने अपने अनुभव के आधार पे आरोप लगाया है कि 28 सेंटर में बच्चे जहाँ जहाँ एग्जाम दे रहे थे वहाँ क्या क्या हुआ। हम बारी बारी से आपको पढ़ करके सुनाते हैं। हाँ, और जितनी चीज हम बता रहे हैं सारे चीफ सेक्रेटरी सर को भी उपलब्ध कराया गया है हार्ड कॉपी में। ये जांच का, ये प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ, ये मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट जो बच्चों ने भेजा है कि ईओयू को हम भेजे हैं। ट्विटर पे क्वेश्चन था, अलग अलग बच्चे जो है ये भेजे हैं। हम लोग का एक एविडेंस ग्रुप है। हम लोग कोई खुफिया विभाग या सीबीआई वाले तो है नहीं कि हमारे पास सीसीटीवी का एक्सेस होगा या हमारे पास डिवाइसेस कुछ है। आपके पास महोदय सारे सीसीटीवी है, आप खंगालो और सार्वजनिक करो, सारे बच्चों को दिखाओ। और छोटा मोटा क्लिप नहीं, 2 घंटा 3 घंटा का है, पूरा का पूरा दिखाओ कि वहाँ क्या क्या हुआ। मैं शुरू करता हूँ लिस्ट। डीएवी पब्लिक स्कूल भिखारी में मुजफ्फरपुर जो की है, यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ। यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ है। क्रॉस क्वेश्चन में फिर यहाँ पे प्रॉपर चेकिंग नहीं हुआ, यानी मेटल डिटेक्टर 10 मिनट बिफोर क्वेश्चन दिया गया और 8 मिनट ये, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम मिला है। प्रॉपर चेकिंग की समस्या यहाँ पे है। उसके बाद फिर संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान है। बच्चे रूम नंबर तक बताते हैं। रूम नंबर 111 में पेपर का सील ब्रोकन था। आप पेपर लेकर के आते हैं, बच्चों के सामने खोलते हैं, सिग्नेचर कराते हैं, तब खोलते हैं। ये एसओपी कहता है। आप पहले से खुले हुए पेपर लाते हैं। रूम नंबर 112 संघमित्रा पब्लिक स्कूल सिवान। और यहाँ पे उसके बाद जमुई हाई स्कूल जमुई में 7 बच्चे ग्रुप में एग्जाम दे रहे थे। आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? क्या एसओपी हमारा कहता है कि 7 बच्चे? महोदय आप चेक कराएं। जमुई में जिसका एग्जाम था उन्होंने बोला है। उसके बाद बीएस कॉलेज दानापुर अपना पटना में लेट एंट्री देते हैं 4 लड़की को 12:32 में। 11 बजे के बाद एंट्री बंद है, 12:32 में आप लेट एंट्री देते हैं और 12:28 तक आपने क्वेश्चन नहीं दिया। अब ये सवाल है किस रूम में नहीं किस रूम में ऐसा हुआ है, आप जांच करें। उसके बाद इस्लामिया स्कूल कटिहार है। यहाँ पे लेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वेश्चन पेपर हुआ है और एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिए। सेंटर कोड KIS 2033 किशनगंज का है। इन्विजिलेटर आते हैं और जैमर को ऑफ कर देते हैं। यानी इंटेंशनली आप चाहते थे कि मैसेज फॉरवर्ड हो, यहाँ से क्वेश्चन हो या आंसर आए, आप चाहते थे तभी तो ऑफ किए। उसके बाद फिर AN कॉलेज यहाँ पे है। AN कॉलेज में बायोमेट्रिक्स नहीं हुआ है। ये आपकी जिम्मेदारी है, कहाँ नहीं हुआ है आप चेक करें, CCTV आपके पास है। नो जैमर वाज वर्किंग। गया ज्ञान गंगा गया, यहाँ पे माइक से क्वेश्चन बोला जा रहा था, जिसकी प्रति वो बच्चा जो है रांची का बच्चा है, अपना एडमिट कार्ड के साथ वो लगाया है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये बच्चा है जो अपना एडमिट कार्ड नंबर हर चीज लिख करके और ये आयोग को ईमेल करता है। उधर से कोई जवाब नहीं आती है कि महोदय हमारे सेंटर पे माइक से आंसर सुनाया गया। ये मैं बताता हूँ क्या क्या आंसर सुनाया गया। मलिक कपूर जो कि आंसर था कि नहीं, मलिक कपूर आंसर था। उसके बाद 916 23.3 और 16 अगस्त 1946 ये अनाउंस किया गया। अब क्या प्रूफ चाहिए आपको? आप चेक करो कि क्या सही हुआ है वहाँ पे।
आप डीएम से पता करें, सेंटर सुपरिटेंडेंट से पता करें, सीसीटीवी से करें। नींद हाई स्कूल ईस्ट चंपारण में है, यहाँ पे 2 लड़की को 11-15 में मिलती है एंट्री, नहीं मिलना चाहिए 11 के बाद। उसके बाद ANR पब्लिक स्कूल जहानाबाद है, 12:30 में आप एंट्री देते हैं कुछ स्टूडेंट को। सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज औरंगाबाद है, क्वेश्चन 30 मिनट लेट यहाँ पे है, ठीक है, ये है। उसके बाद मिलेट RMG कॉलेज है बेगूसराय, 11:30 में कुछ ऑफिशियल यहाँ पे आते हैं, जैमर को ऑफ कर देते हैं, 11:30 में जैमर को ऑफ करते हैं। उसके बाद मिलेट कॉलेज दरभंगा है, 10 स्टूडेंट जो है गैलरी में बैठ के एग्जाम दे रहे थे, रूम में नहीं, गैलरी में एग्जाम बैठ करके दे रहे थे, और उस समय क्योस पैदा हुआ, हल्ला हुआ। जिला स्कूल मोतिहारी टीचर जो है स्मार्ट वॉच पहन रहे थे और मोबाइल फोन भी वहाँ पे चोरी करा रहे थे, स्मार्ट वॉच से 2 बच्चों को चोरी करा रहे थे, जबकि टीचर और इन्विजिलेटर को भी नहीं जाना है पहन करके स्मार्ट वॉच। TPS कॉलेज, विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल औरंगाबाद, नो प्रॉपर इन्विजिलेशन नहीं हुआ, चेक चाक सही ढंग से पेपर। उसके बाद क्योस हो गया, 1 बजे के आसपास हल्ला हुआ वहाँ पे, ठीक है। उसके TPS कॉलेज पटना में 1 स्टूडेंट जो 1 बजे एंट्री मारता है, ऐसा क्यों उस स्टूडेंट को एंट्री लेने दिया। कोसी कॉलेज खगड़िया, अ बॉय इंटर्ड एग्जामिनेशन हॉल वियरिंग अ स्मार्ट वॉच, ये हुआ। उसके बाद परम ज्ञान निकेतन गया में बायोमेट्रिक्स यहाँ पे डन आफ्टर एग्जाम हुआ है, पहले एग्जाम में, एग्जाम के पहले नहीं, और बच्चे चिल्लाते रहे, इसका कोई ग्रीवांस नहीं। गंगा सिंह कॉलेज सारण है, CCTV जो है 11:55 में इंस्टॉल हो रहा था, CCTV वाज इंस्टॉलिंग, जबकि जब हाई कोर्ट पूछा कि आप रीओपन फॉर्म क्यों नहीं कर सकते, इन्होंने कहा 10 दिन पहले हम लोग प्रोसीड कर दिए, तो फिर CCTV की क्या पड़ी थी भाई, उस दिन आप कर रहे थे। +2 हाई स्कूल रसलपुर गया, होलोग्राम एडमिट कार्ड पे नहीं चिपका, SOP कहता है कि होलोग्राम चिपकाएंगे ताकि बच्चे इंटरव्यू देने के लिए जब आएंगे तो पता चलेगा जेन्युइन कैंडिडेट है। आप चेक करें किस रूम में हुआ। BDM पब्लिक स्कूल पटना, क्वेश्चन पेपर वाज गिवन 10 मिनट लेट और एक्स्ट्रा टाइम नहीं। सीनियर सेकेंडरी स्कूल रोहतास, सम स्टूडेंट सिटिंग एंड गिविंग एग्जाम इन ऑफिस में कुछ बच्चे पेपर दे रहे थे, आप चेक करो क्या हुआ है। झुंझुनवाला आदर्श बालिका हाई स्कूल भागलपुर, स्टूडेंट गिविंग एग्जाम इन ग्रुप, नो इंटरफेरेंस फ्रॉम इन्विजिलेटर को रोकना चाहिए अगर बात भी कर रहा है तो। रामेश्वर सिंह महाविद्यालय मेरा सेंटर, वहाँ पे 3 बार लाइट कटा है, लाइट जैसे ही कटेगा जैमर ऑफ होगा, मैसेज जाने के लिए 2 से 3 सेकंड काफी है, और लास्ट टाइम जो कटा है 4 से 5 मिनट से ऊपर लाइट कटा है, यानी आप जानबूझ के काट रहे थे। अगर कट भी रहा था तो आपके पास बैकअप क्यों नहीं था, 1200-1800 रुपया फॉर्म का आप ले रहे हैं और आपके पास एक बैकअप नहीं है। संत जोसेफ नवादा, क्वेश्चन कम विदाउट, मतलब पूरा का पूरा सील नहीं था। उसके बाद फिर राजकीय उर्दू उच्च माध्यमिक विद्यालय वेस्ट चंपारण, यहाँ पे भी होलोग्राम नहीं दिया गया, नो प्रॉपर बायोमेट्रिक्स भी नहीं हुआ। उसके बाद सुगरा कॉलेज है नालंदा, सिक्योरिटी में फॉल्ट हो रहा है चेकिंग में, एक गर्ल आती है जो कि पेंसिल से भर रही है, तो ये हम लोगों ने आरोप लगाया। फोन किया था कि इसका ईस्ट चंपारण चकिया में था, यहाँ मेटल डिटेक्टर से चेकिंग, और हाँ ईस्ट चंपारण में बहुत से सेंटर पे मेटल डिटेक्टर नहीं थी। जितने भी अब इसमें एक चीज उठता है कि इसके बाद जैसा कि हमारे मित्र आपको कई ऐसे स्कूल के बारे में बताए हैं जहां पर मिसमैनेजमेंट देखने को मिला है। मिसमैनेजमेंट कई फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा कि बच्चे लेट से आ रहे हैं, जैमर बंद कर दिया जा रहा है, बच्चे लेट तक बैठ के वहाँ पे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, जैमर बंद कर दिया जाएगा। और जिस तरह का प्रश्न आपने पूछा है, मुश्किल से 5 मिनट लगेगा आपको चैट GPT पे इसको सॉल्व करने में, 5 मिनट भी नहीं लगेगा, मुश्किल से 1 मिनट लगेगा। तो ये चीज़ें आपके सामने रखा हुआ है। अब ये आयोग के पास जाती है ये मामला, तो आप इस स्कूल को इंक्वायरी करें, सारी चीज़ों को खंगालें। लेकिन इतने सब कुछ के बाद यदि आयोग 4 जनवरी को फिर से एग्जामिनेशन ले रही है 12,000 बच्चों का, जहां 18,000 बच्चों का एग्जाम होना था, तो आप सोच लीजिए कि कितने प्रकार की नाइंसाफ़ी होने वाली है। मैं एक एक चीज़ आपको गिनाता हूं किस प्रकार से प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होगा। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन को लेकर के एक डिलेमा बना हुआ था, और ये डिलेमा आप सभी जानते हैं कि डिलेमा कितने प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को क्रिएट किया, कितने बच्चे को इससे डंडे लगे, लाठियाँ लगे, चोट लगे, घायल हुए, पैर टूटे, हाथ टूटे, सर फूटा, ये सभी आप सब पब्लिक डोमेन में जानते हैं। उसके बाद बिल्कुल बताते हैं। अभी आज हम लोग रणनीति के लिए नहीं मिल रहे हैं, आज हम लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आज हम सभी विद्यार्थियों पर बार बार ये आरोप लगाया जाता है कि आपके पास
कुछ नहीं है, आप लोग ऐसे ही हैं, नॉन सीरियस हैं। आज हम लोग वो सबूत, वो बात, वो तथ्य आपके सामने रखने आए हैं। हम लोग छात्र हैं, हमारी कोई रणनीति नहीं होती है, हम लोग छात्र हैं, अपने जीवन को बनाने के लिए बस स्ट्रेटजी बनाते हैं पहले। अब इतने चीज होने के बाद फिर भी आप एग्जामिनेशन लेते हैं, तो क्या महोदय फिर से आप नॉर्मलाइजेशन को वापस नहीं ला रहे हैं? जिस नॉर्मलाइजेशन को नोटिस निकाल करके कैंसिल किया गया था, क्या वापस नहीं ला रहे हैं? लेकिन इसके बाद जब ये फिर से पब्लिक डोमेन में क्वेश्चन जाने लगा, आपने एक नया शब्द फिर से उछाला है, स्केलिंग का एक नया शब्द है केवल, जिससे अन्य डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होने वाला है। जैसे मैं आप सबों से एक प्रश्न पूछूं कि भारत की राष्ट्रपति कौन है, आप आसानी से देख लेंगे, 4 ऑप्शन में आता होगा, आंसर दे देंगे आप। और इसी में दूसरे सेट में मैं क्वेश्चन पूछ दूं, क्योंकि हमें, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। भारत मेरे दिमाग से निकल गया अभी, मैं लिख दूंगा कि जिम्बाब्वे का राष्ट्रपति कौन है। अब आपके लिए क्या समस्या होगी, आप ही मुझे बता दीजिए, जितने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं, भारत के राष्ट्रपति कौन है, कितना आसान है आपके लिए। और यदि मैं इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन बना दूं, क्योंकि मैं एक एग्जामिनर हूं मान लीजिए, और मेरे माइंड में चल रहा है कि मुझे राष्ट्रपति से रिलेटेड प्रश्न पूछना है, मैं पूछ दूंगा जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति कौन है, तो कैसे आप इसको बोलेंगे कि सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पे हम क्या कर लेंगे, बच्चों को आंसर निकाल के कट ऑफ दे देंगे? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अब ये पॉसिबल नहीं है तो उसके बाद पॉइंट उठता है आपका स्केलिंग करेंगे, जो नया टर्म आपने निकाला है। स्केलिंग का टर्म जनरली आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखा जाता है। यूपीएससी जो है स्केलिंग का कंसेप्ट यूज करती है आपको मेंस में, ऑप्शनल पेपर में। मेंस के ऑप्शनल पेपर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्केलिंग का एक टर्म यूज किया जाता है। जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा नंबर आ जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ऑप्शनल हैं जहाँ पे कम नंबर आता है। हिंदी लिटरेचर जैसे ऑप्शनल है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल है, अधिक नंबर आते हैं, बच्चे उधर ज़्यादा चले जाते हैं। इसलिए यूपीएससी क्या करती है, स्केलिंग का एक टर्म यूज करती है। अब आप क्या करेंगे, जो मेन्स के ऑप्शनल में यूज किया जाता है, जीएस में भी नहीं यूज किया जाता है वो। अब मेंस के ऑप्शनल में जहाँ पे इतनी विभिन्नताएं हैं, डाइवर्सिटी है, स्केलिंग हमेशा डाइवर्सिटी में यूज किया जाता है। स्केलिंग जैसे टर्म को अब आप जो जीएस का पेपर, जिसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को प्रॉमिस किया था, माननीय नीतीश कुमार जी ने, कि 1 एग्जाम 1 पेपर, 1 एग्जाम 1 पेपर, 1 एग्जाम 1 पेपर होगा, उसमें आप जो कंसेप्ट डाइवर्सिटी वाले में यूज किया जाता है स्केलिंग का, उसको जो 1 एग्जाम 1 पेपर होने वाला है, वहाँ पर यूज करके आप किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे, ये आप ही जानते होंगे। जिससे प्रैक्टिकली कभी भी इक्वालिटी मेंटेन नहीं हो पाएगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, जो कि आप सभी जानते हैं कि एक हमारे फंडामेंटल राइट्स का क्लियर कट वायलेशन देखने वाला है, होने वाला है, जिसमें कोई रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आप नहीं कह पाएंगे। ठीक है, अब ये एक मुद्दा हो गया। बिल्कुल बात करते हैं, बिल्कुल बात करते हैं रणनीति पे। अब 18,000, अब जो बापू परिसर में जो मिस मैनेजमेंट हुआ, जिस कारण बीपीएससी ने उसको माना और उस कारण से वहां पर पुनर्परीक्षा वो करवाने जा रही है आपको 4 जनवरी को। अब मुझे बताइए, वहाँ 18,900 के आसपास बच्चों का स्ट्रेंथ है। अब उस मामले में टोटल प्रीलिम्स का रिजल्ट कितना आता है, अकॉर्डिंग टू बीपीएससी जो निकाले, मैं अप्रॉक्स यदि बता सकूं तो 20,000 के आसपास। यदि मैं 18,900 बच्चों का रिजल्ट ले लूं और 20,000 प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, तो ये रिजल्ट आपको 90% से अबव हो गया, अबव 90%। अब जब 90% का रिजल्ट यदि वो हो सकता है, तो कैसे नहीं टोटल एग्जामिनेशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, आप ही मुझे बता दीजिए, कैसे नहीं इम्पैक्ट पड़ेगा ये। अब ये 18,900 जो बच्चे हैं, इन्होंने क्या किया, एक सेंटर को 22 सेंटर में कन्वर्ट किया, जो कि मिनिमम किया है। ये मैक्सिमम भी हो सकता है, आज के न्यूज़पेपर में आया हुआ है, मैक्सिमम 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, मिनिमम इन्होंने 22 बनाया है। अब आप सोच लीजिए 22 सेंटर, यदि 22 सेंटर पे पेपर लीक जिस तरीके से हुआ होता, तो क्या एग्जामिनेशन केवल 22 सेंटर पे होता, उसके बाद पूरे बिहार का कैंसिल हो गया होता। लेकिन केवल एक सेंटर का नाम लेकर के उसके आड़ में जो है बीपीएससी छुप करके जो है हम लोगों को बताया गया है कि केवल एक सेंटर है। और कुछ प्रवक्ता किसी एक पार्टी से हैं, वो भी कहते हैं बार बार एक सेंटर पे ही तो हुआ है, एक सेंटर पे ही तो हुआ है। और जो वो नीट का एक हम लोगों को हवाला देते हैं कि नीट जो है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, विद ड्यू टू ऑल रिस्पेक्ट टू द एपेक्स कोर्ट ऑफ आवर कंट्री, नीट परीक्षा का जो नेचर है वो एडमिशन के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का है। नीट एग्जामिनेशन का जो नेचर है दैट गिव्स यू द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशन इनटू द मेडिकल कॉलेज। लेकिन बीपीएससी जो है ये एक एम्प्लॉयमेंट का एग्जामिनेशन है। बीपीएससी में प्रीलिम्स निकाल कर आपको रोजगार नहीं मिलने वाला है, प्रीलिम्स निकाल करके आपको मेंस लिखना है, मेंस निकाल के भी रोजगार नहीं मिलने वाला है, मेंस निकाल करके आपको इंटरव्यू देना है,
इंटरव्यू दे के भी रोजगार नहीं मिलने वाला है। इंटरव्यू क्रैक करके फाइनल आउटपुट आएगा तभी आपको रोजगार मिलेगा। तो यहाँ पर आप नीट का यदि हवाला दे रहे हैं बीपीएससी में, तो कहाँ से तार्किक होगा? नीट निकालने के बाद उसको मेंस नहीं लिखना है, नीट निकालने के बाद उनको इंटरव्यू नहीं देना है, नीट निकालने के बाद जो है सीधा उनको एडमिशन होने वाला है। तो वो नेचर दोनों है ही नहीं। वो नेचर यदि आप बीपीएससी में इम्प्लीमेंट करेंगे, ये कैसे पॉसिबल होगा? पॉसिबल ही नहीं होगा। आप बोलेंगे कि रात में उजाला है क्योंकि लाइट जल रहा है, तो क्या आप रात को दिन बोल दीजिएगा? क्या ये संभव है? रात को दिन आप कह ही नहीं सकते हैं। तो ये एक मेन आधार है, ये चीजें हैं। जी बताइए। कितने सेंटर पर जो है लीक हुआ है पेपर, ये बताइए। पेपर लीक का जो है, क्योंकि चूंकि हम लोग इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नहीं है, आपने आरोप लगा रहे हैं ना कितने सेंटर? ये आरोप नहीं है हमारा, बिल्कुल आरोप नहीं है। ये हम लोग विद्यार्थी हैं और हम लोग स्टूडेंट होने के बाद हम लोगों के पास जो फीडबैक आया है, बच्चों का जो फीडबैक है, उस आधार पर हमने क्या किया है, जो हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब हैं उनको भी दिया है। आज आप लोगों के मीडिया के सामने में भी आप लोगों को पूरा दे दिया जाएगा। अब ये सरकार का दायित्व है, क्योंकि सारी जांच एजेंसियां उनके अंदर में है। अब तक उनको जांच चूंकि करा लेना चाहिए था, लेकिन काफी समय उन्होंने बिता दिया इसमें। अब ये आपको मिला हुआ है, अब आप जांच करवा लें, वहाँ का सीसीटीवी निकलवा लें और देख लें। जी व्हाट्सएप पे डालने वाले बात आपने अभी रखी, जी। क्या इससे पहले जो डेलीगेशन गए हैं छात्रों के, ये बातों को नहीं रखी गई, इसके वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया? ये सारी बातें आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने रखी गई है। न कि केवल एक डेलीगेशन बल्कि दो डेलीगेशन के द्वारा रखी गई है और बड़ी ही प्रखरता के साथ, डॉक्यूमेंटल सपोर्ट के साथ रखी गई है। और चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन चीजों को गंभीरता से सुना भी है। हमारे चीफ सेक्रेटरी से कल चीफ सेक्रेटरी सर के द्वारा जो मीटिंग हुई थी, वहाँ मैं मिल के आई और हम लोगों अब इंतजार कर रहे हैं, नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं कि कब री एग्जाम का नोटिफिकेशन हमें मिले, क्योंकि हमने अपनी बातें डिलीवर कर दी है बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन आज सुबह से गर्दनी बाग में बैठ के मैं न्यूज देख रही हूँ कि क्या हुआ, आखिर हुआ क्या। अनर्गल बयान को सुनने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया उसके काउंटर में। तो सबसे पहले तो हमें बड़ी हंसी आती है और दुख भी होता है इस बात का कि जिन लोगों को मुद्दा की बिल्कुल जानकारी नहीं है, वही प्रवक्ता के रूप में आके और उस पे अंट अपना राजनीति सेक रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है। कृपया आप हमारा जो एमओयू जो हम हर जगह सबमिट कर चुके हैं, सभी राजनेता के ऑफिस में, बीपीएससी में और कल मुख्य सचिव जी के सामने भी, तो कृपया एक बार आप हमारे मेमोरेंडम जो हमारा डिमांड है उसको पढ़ लीजिए, उस पर विचार कीजिए और फिर डिबेट कीजिए, तो ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि महोदय हम आपको बता दें कि जितने हमारे साथी जो है राम, उन्होंने बताया है कि क्या क्या आरोप लग रहे हैं। आरोप अलग है, फिर उन्होंने बताया कि स्केलिंग किस तरीके से गड़बड़ है, ये सभी अलग है। लेकिन मात्र मैं एक कारण बता रही हूँ जिसी के बेस पे ये री एग्जाम कंडक्ट कराया जा सकता है और वो बेस बहुत स्ट्रांग है सर। सबसे पहली बात ये कि एक ही पद के लिए, एक ही चीज के लिए सभी लोग इस परीक्षा में अपीयर हुए, टोटल 5 लाख लोग एक पद के लिए, एक तरह के नोटिफिकेशन के अंडर में। हुआ क्या, बापू परीक्षा परिसर में गड़बड़ियां हुई जिसको आयोग माना और उसको कैंसिल कर दिया। लेकिन आपको हम ये बता दें कि वो एक केंद्र है नहीं, जैसा कि आप सभी लोग अब जान चुके हैं, अवगत हो चुके हैं। पता नहीं जो लोग प्रवक्ता के रूप में बात करने आते हैं वो इन मुद्दों को क्यों नहीं समझते हैं, इस पे कभी बात ही नहीं करते हैं। अरे लीक तो हम आप पे आरोप लगा रहे हैं ना, उसकी आप जांच कराइए। उसके इतर एक ऐसा मुद्दा है जो ये एग्जाम को री एग्जाम के रूप में बदलने में काफी है, उस पर आप क्यों नहीं बात करते हैं। 18,000 बच्चे जो हैं वो आप सभी को पता है कि दोबारा से उसका एग्जाम हो रहा है और 22 केंद्रों में उसको आयोग खुद से ही एग्जाम ले रही है। तो आप बताइए ना, ये एक केंद्र कैसे है? ये 2 जिला है ना, 2 जिला में अगर गड़बड़ी होती है तो क्या पूरे परीक्षा रद्द नहीं होनी चाहिए? ये विश्वसनीयता आयोग की खराब होती जा रही है। और विश्वसनीयता को कैसे कायम किया जाए, ये कर्नाटका पीसीएस से सीखिए, जो एक अगर ट्रांसलेशन में इशू हो रहा है जिसकी वजह से उन्होंने अपना एग्जाम कैंसिल कर दिया। विश्वसनीयता ऐसे एस्टैब्लिश की जाती है। दूसरी बात कि आज जो दिन भर बयान हम सुने, कहीं किन्हीं लोगों ने ये बातें नहीं की, बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े बयान आए, लेकिन कहीं उन्होंने ये नहीं कहा कि बच्चे समानता के अधिकार के लिए गर्दनी बाग में बैठे हैं। बच्चे समानता के अधिकार के लिए बैठे हैं। कैसे आप 18,000 लोगों का एग्जाम 1 महीने बाद लेंगे सेम पद के लिए और बाकी लोगों का पहले से ले चुके हैं? क्या इसमें अंतर होगी नहीं? स्केलिंग को इन्होंने समझाया है ना कि स्केलिंग किस तरीके से गड़बड़ है, क्योंकि आज हम एक बयान सुने आयोग के द्वारा भी आया हुआ था कि स्केलिंग के द्वारा हम रिजल्ट देंगे। स्केलिंग किस तरीके से खतरनाक है और नॉर्मलाइजेशन का ही रूप है, ये तो देख लीजिए। दूसरी बात यह है कि अगर आप स्केलिंग करते हैं तो खेल के बीच में खेल का नियम बदलना हुआ। और दूसरी बात, हम लोग सभी लोग अपने कमी की वजह से बापू परीक्षा सेंटर या सभी एग्जाम को री एग्जाम में कन्वर्ट करने के लिए नहीं कह रहे हैं। आयोग की नाकामी थी तभी वहां पे एग्जाम को री एग्जाम करना पड़ा ना, तो ये आपकी कमी है ना, तो इसको पूरा कौन करेगा? आप करेंगे।
और आप सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं। बिना, सबसे ज्यादा दुख इसी बात का है कि बिना हमारे मुद्दों को पढ़े उस पर डिबेट किया जाता है। आप सभी मीडिया बंधु यहाँ उपस्थित है, हमारे तरफ से कृपया आप अपने अतिथि जो आते हैं, आपके प्रवक्ता आते हैं, प्लीज आप एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा और उसका रिप्लाई हम सुनने के लिए तरस रहे हैं। वो ये है कि 18,000 विद्यार्थियों का जो परीक्षा लिया जा रहा है बापू सभागार में जो थे, अब उनको 22 केंद्रों में बांट के उनकी परीक्षा ली जा रही है। तो इन बच्चों के लिए, इन्हीं बच्चों का एग्जाम किस चीज के लिए? बीपीएससी के लिए हो रहा है, 17वीं बीपीएससी के लिए। उसी चीज का एग्जाम हम लोग 13 दिसंबर को दे के बैठे हुए यहाँ पे। तो एक बात बताइए, 1 महीने का जो ये टाइम उनको एक्स्ट्रा एज मिला है, उन बच्चों को, 18,000 बच्चों को, उनको जिनको पैटर्न भी पता है, सब कुछ पता है, 1 महीने का समय बहुत ज्यादा होता है, सब कुछ पता है, आप नॉर्मलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, स्केलिंग नहीं कर रहे हैं, तो आप किस बेस पे इस चीज को इक्वल करेंगे? हमारे समानता के अधिकार को आप कहाँ एस्टैब्लिश करेंगे? मुद्दा इस पे होना चाहिए, डिबेट इस मैटर पे होना चाहिए सर। और हम आप सभी मीडिया बंधु से यह आप कह रहे हैं कि आप जरूर ये क्वेश्चन को पूछिए और इसका रिप्लाई सुनने के लिए हमारे कान तरस रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोले कि 20 से 25 हजार रिजल्ट ही आना है, बस 18,000 का पेपर ही ले रहे हैं। बिल्कुल 90% से ज्यादा बाद ले रहे हैं, लगभग 1 महीने बाद। एकदम समान कहाँ हुआ? कहाँ हुआ? चलिए आप क्वेश्चन पूछिए। समानता है कहाँ? एकदम सही है सर, आप समानता, यही मुद्दा है सर, यही मुद्दा है। और आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप जो डाटा उन्होंने दिया, वो भाई साहब जो डाटा दिए हैं, तो वो डाटा किस आधार पर आपने तैयार किया? देखिए मैं बताती हूँ, डाटा क्या आधार है? जगह होगा जी मैं बता रही हूँ इसका। देखिए जैसे कि मैं एक परीक्षार्थी हूँ, ये भी परीक्षार्थी है, ये भी सभी लोग परीक्षार्थी हैं। 12 से 2 हम अपने एग्जाम सेंटर में थे, वहां से निकले, हम लोग पूछते हैं आपका एग्जाम कैसा गया, आपका एग्जाम कैसा गया, पूछते हैं ना। हमारे साथी बता रहे हैं कि देखिए ऐसे ऐसे माइक से बोला जा रहा है, कोई बोल रहे हैं, फिर हमने उसको ध्यान दिया। फिर दूसरे साथी हैं, उनको कोई फोन करके बोल रहा है कि यहाँ पे जैमर काम नहीं कर रहा है। मतलब सूचनाओं के रूप में हमारे पास ये इकट्ठा हुआ। घटना कितने सेंटर पर हुई? 28 सेंटर पे, 28 सेंटर पे हमें घटनाओं का जो एक हमें पता चल पाया है। हाँ पता चल पाया है, ये चीजें हैं। तो हम लोगों ने ना उसको एक जगह जंबल किया। और देखिए सर, हमें विश्वास नहीं होता, अगर हमारे कोई छात्र, हमारे कोई दोस्त है और वो कह रहे हैं कि वहाँ पे कुछ धांधली सेटिंग हुई, हम क्यों विश्वास करें? विश्वास करने का तब हमें क्लियर हो गया और विश्वास होने लगा जब हमने सुना कि बापू सभागार में इस तरह के गड़बड़ियां हुई। जब सेंट्रल में, जब आप राजधानी में इस तरह की गड़बड़ी हो सकता है, तो हमें विश्वास होने लगा फिर उन सभी पे। बाबू परीक्षा परिषद में जब हुआ तो फिर हमें विश्वास होने लगा कि नहीं, ये अफवाह नहीं है, ये सच हो सकता है। और ये विश्वास बदल गया। अब हम ये आगे ये स्ट्रैटेजी रहेगा। स्ट्रैटेजी आप लोग पूछ रहे हैं, ये जो मंच है, ये शुरुआत से कभी भी राजनीतिक मंच नहीं था, अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस पे आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक मंच बन गया है। लेकिन हम सभी विद्यार्थी यहाँ पर एक मुखर भाव से ये खंडन करते हैं कि कोई राजनीतिक मंच नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी का ये मंच नहीं है। चाहे कोई भी पार्टी के व्यक्ति यहाँ पर आए हों, जुड़े हों, वो अभिभावक की तरह, गार्जियन की तरह हमारे पास आए और उन्होंने बोला कि हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। बोले कीजिए मार्गदर्शन, सरकार तक हमारी बात पहुँचा दीजिए। लेकिन ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, कोई राजनीतिक मंच नहीं। मैं सरकार को बार बार कहता हूँ, ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। इसलिए सरकार जब भी इस चीज को आप देखें कि राजनीतिक, बिल्कुल हम लोग बार बार खंडन करते, क्या ये राजनीतिक मंच है दोस्तों? नहीं है। नहीं, जो भी राजनीतिक पार्टी सुन ले, चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये किसी भी राजनीतिक पार्टी का मंच नहीं है। ये हमें सभी विद्यार्थियों का मंच है, जो पिछले 12-13 दिनों से न खाना ठीक से खाए हैं, न पानी ठीक से पिए हैं, न नींद ठीक से लिए हैं, न आराम है। कल 1 जनवरी होने वाला है, लोग अपने घर से दूर वैकेशन मनाने जाते हैं। हम अपने घर से दूर यहाँ पर धरना स्थल पर बैठ करके मच्छर से कटवा रहे हैं। हम अपने घर से दूर यहाँ पर आधा खाली पेट बैठ करके बैठे हुए हैं ताकि हमें न्याय मिले, हमें न्याय मिले। इसलिए क्यों, और बंधुओं से यहाँ हमारा निवेदन भी होगा कि कृपया हमारे जो क्वेश्चन आपसे हम किए हैं, और सत्याग्रह बना रहेगा, सत्याग्रह चलता रहेगा। हमें सरकार से उम्मीद है कि सरकार हमें न्याय देगी। सत्याग्रह चलता रहेगा। 28 सेंटर पर आरोप लगाया है जी, 28 सेंटर पर ना, 28 सेंटर पे आरोप नहीं लगा रहे, हमें फीडबैक मिला है। इस आधार पे हम कह रहे हैं कि आप इस पे इंक्वायरी करवा लीजिए और देखिए उसमें क्या निकलता है। हम सभी बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं, ये हमारा परिचय है। ऑब्जेक्शन क्यों? हम तो चाहते हैं सत्ताधारी ही आकर के हमारा काम करें। हो गया, मुख्यमंत्री जी आए।